जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में जितनी चर्चा इस समय चल रही है, वो चर्चा होनी स्वाभाविक है, क्योंकि देश की एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में 1990 के दशक में जब एक गीत बना था रविंद्र जैन ने, जिसमें संगीत दिया था, गीत गाया था, और जब कहते थे कि ये तो शिवसेना, वो तो बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी में शक्ति प्रबल है, हिंदुत्व के प्रतीक माने जाने वाली उस शिवसेना का जो हाल हुआ है। और एक बात मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो लोग ये बार बार कह रहे हैं ना कि उद्धव सरकार पर संकट है, उद्धव सरकार पर संकट है, उद्धव सरकार चली जाएगी, आई एम टेलिंग यू, टेक्निकली ये बात ठीक हो सकती है कि उद्धव सरकार जा रही है, बट बेसिकली अगर आप देखें तो ये उद्धव सरकार नहीं जा रही है, ये शरद पवार की सरकार जा रही है। शरद पवार की सरकार, जी हाँ, एग्जैक्टली, सही समझिएगा, शरद पवार की सरकार जा रही है। और इस बात को दो एंगल से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला एंगल ये, जो शरद पवार की पिछले कुछ दिनों से जो भाव भंगिमाएं हैं, जो उनको थोड़ा बहुत भी चेहरा समझ सकता है या थोड़ा बहुत भी राजनीति समझ सकता है, वो इस शरद पवार को देख के बहुत आसानी से, इवन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से कहा गया कि शिवसेना बुलाएगी तो हम जाएंगे, और उसके बाद में भी जिस तरीके से बात कही गई और आश्वासन दिए गए कि सरकार नहीं जाएगी, समझना चाहिए कि सरकार आश्वासन से नहीं बनती है, नहीं बचती है, सरकार संख्या से बचती है, जो आपके पास में नहीं है। दूसरी बात, ये जो उद्धव ठाकरे ने निर्णय लिया था वर्षा बंगले को छोड़ करके और उसके बाद में मातोश्री में शिफ्ट होने का, क्योंकि वो समझ चुके थे कि सरकार तो जा चुकी है और सरकार उनके पास में कभी थी भी नहीं। केवल मुख्यमंत्री, आप सोचिएगा, राजस्थान में मैं बैठा हूं, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है कांग्रेस के, गृह विभाग उनके पास में है, आबकारी विभाग उनके पास में है, वित्त विभाग उनके पास में है, यानी कि राजस्थान की गृह मंत्री भी अशोक गहलोत, राजस्थान की मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत, राजस्थान की वित्त मंत्री भी अशोक गहलोत, और राजस्थान के शराब मंत्री, आबकारी विभाग अगर हम कहें तो वो भी अशोक गहलोत। ये सारा के सारे यानी कि बड़े बड़े महकमे जो हैं वो अशोक गहलोत के पास में है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के पास में कौन सा बड़ा महकमा है? अगर मतलब जो एकनाथ शिंदे ने जो ट्वीट किया और ये कहा कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना उस व्यक्ति के साथ में संबंध नहीं रख सकती जिस व्यक्ति का संबंध दाऊद इब्राहिम से हो, यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना सरकार अगर हम बात कहें तो उसका जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो व्यक्ति जो महाराष्ट्र का गृह मंत्री है नवाब मलिक, जिसके दाऊद इब्राहिम के साथ में संबंध बताए जाते हैं, यानी कि आप समझ लीजिए कि सरकार का रिमोट कंट्रोल कहां से था। जिस तरीके से कहा जाता था कि बाला साहब ठाकरे जब ये कहते थे कि सरकार किसी की भी हो लेकिन रिमोट कंट्रोल हमारे पास में रहना चाहिए, चाहे वो मनोहर जोशी के समय में हो या नारायण राणे के समय में हो, और लोग कहते भी थे कि सरकार जो है मातोश्री से चलती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आरएसएस और बीजेपी के बारे में लोग कहते हैं कि बीजेपी चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी हो लेकिन सरकार नागपुर से चलती है। ये अलग बात है कि एग्जैक्टली बीजेपी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, बिकॉज इट्स अ कैडर बेस्ड पार्टी, और वहां पर जो बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर ऑलरेडी ही हैज बीन अ प्रचारक ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो वो तो है ही प्रचारक। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी में तुलना नहीं करना या फिर एक नहीं होना ऐसा सोचना, ये अपने आप में केवल और केवल राजनीतिक अपरिपक्वता के अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पर स्थितियां थोड़ी सी अलग हैं। अनिल परब को देखते हैं, अनिल देशमुख को देखते हैं, नवाब मलिक को देखते हैं, इवन संजय राउत को आप किस तरीके से शिवसेना का व्यक्ति कह सकते हैं या फिर उद्धव ठाकरे का व्यक्ति कह सकते हैं। संजय राउत पूरे तरीके से एक प्लान्ड व्यक्ति है, बिठाया हुआ व्यक्ति, जिसका नाम है शरद पवार, उनका बिठाया हुआ व्यक्ति। क्योंकि आप सोच सकते हैं क्या किसी भी तरीके से कि हनुमान चालीसा को की पढ़ने की घोषणा पर राष्ट्रद्रोह का केस लगाया जाएगा, और केस कौन लगाएगा? शिवसेना। शिवसेना हनुमान चालीसा पर पढ़ने की घोषणा पर राष्ट्रद्रोह का केस लगाएगी। पालघर की लिंचिंग होती है, वीर सावरकर पर चुप्पी साधी जाती है, नेहरू गांधी परिवार की प्रशंसा की जाती है, धारा 370-35 का विरोध किया जाता है। ये सारे के सारे प्रकरण वो हैं तो शिवसेना को शिवसेना बनने से रोकते हैं। अब थोड़ी सी बात ये समझिएगा कि 1966 में बड़ी शिवसेना आगे कैसी बढ़ी थी। ये वीडियो आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि इसे पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। 1966 में शिवसेना बनती है, और ये बात भी आप समझ लीजिएगा कि शिवसेना का जो पहला विधायक था उनका नाम था छगन भुजबल। 1986 से 1990 तक शिवसेना के पास में एकमात्र विधायक था। आज ये शिवसेना की जो बगावत हो रही है, पहली बगावत नहीं, उससे पहले 3 बगावत हो चुकी है, लेकिन ये अलग बात है कि ये बगावत सबसे बड़ी बगावत है। और ये सबसे बड़ी बगावत इसलिए है जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमको एक महाशक्ति का सपोर्ट प्राप्त है, और वो महाशक्ति भारतीय जनता पार्टी ही है। ये बात कहने में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, चाहे वो लोग बोले या नहीं बोले, लेकिन हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। और इससे पहले या 2014 से 2012 से पहले की, जब बाला साहब ठाकरे का अवसान हुआ, उससे देहावसान हुआ, उससे पहले की बात करें तो शिवसेना हमेशा
बड़े भाई की भूमिका में रही है और भाजपा छोटे भाई की भूमिका में रही है। लेकिन उसके बाद में ये स्थितियां बिल्कुल पलट गई और इसीलिए मैंने कहा कि इससे पहले की जो 3 बगावत हुई है, जिनमें पहले छगन भुजबल की बगावत थी, 18 विधायकों को साथ में लेकर के 1991 में छगन भुजबल जो है वो अलग हो गए थे और तब लग रहा था कि शिव सैनिकों में और छगन भुजबल के लोग जो हैं उनमें खूनी संघर्ष होने वाला है। छगन भुजबल वही है जो आज भी उद्धव सरकार में मंत्री हैं एनसीपी के कोटे से। ठीक है, ये पहली बगावत थी, यानी कि 1966 से लेकर के 1990 तक शिवसेना के पास में था क्या? शिवसेना ये वो पार्टी है जो खड़ी होती है सबसे पहले। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि 1975 से पहले जब इमरजेंसी लगी थी, उससे पहले कांग्रेस से अलग अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो ताकत कितनी थी, लेकिन 1975 में जब इमरजेंसी लगती है, 1977 तक जिस तरीके से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर लाल कृष्ण आडवाणी हो या जनसंघ के सभी नेता जिस तरीके से जेलों में ठूस दिया जाता है, 77 में जनसंघ जो जनता पार्टी है वो अस्तित्व में आती है, मेजोरिटी में आती है, सरकार बनाती है। उसके बाद में 80 के बाद में जो हुआ वो अलग बात है, लेकिन बाला साहब ठाकरे जेल में नहीं गए थे। बाला साहब ठाकरे ने आपातकाल को पर्टिकुलरली अपोज नहीं किया था। यानी कि इस बात को मान के चलें कि 1966 में बनी शिवसेना शुरुआत से हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं थी। शुरुआत में आपको मालूम होगा कि साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का अपोज किया गया था कि साउथ इंडियंस को वहां से भगाओ। उसके बाद में मराठी मनुष्य की राजनीति आई, मराठी अस्मिता की बात आई, थोड़ी जातीय राजनीति की बात भी की गई, मुंबई हमारी, महाराष्ट्र मराठों का, इस तरीके की बातें आई। नॉर्थ इंडियंस को, उत्तर भारतीय जो हैं उनके बारे में भी थोड़ी बात हुई। हालांकि बाला साहब ठाकरे ने उत्तर भारतीयों की बात उस तरीके से नहीं की थी। बिहारियों की बात करें या उत्तर प्रदेश वाले भैयों की बात करें, जिनकी बात राज ठाकरे ने बाद में बहुत जोर से की और उसका नुकसान भी उन्हें झेलना पड़ा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे समझ गए थे। और खासतौर पर 1990 के अगर हम बात करें तो मंडल आयोग के बाद में बाला साहब ठाकरे समझ गए थे कि अगर हमें या हमें का मतलब शिवसेना को आगे बढ़ना है तो केवल मराठी मानुष से काम नहीं चलेगा, केवल नॉर्थ इंडियन से को भगाओ से काम नहीं चलेगा, साउथ इंडियन को भगाओ से काम नहीं चलेगा। हिंदुत्व की राजनीति को उन्होंने पकड़ा और उन्हें राम मंदिर के रूप में जब सब लोग पीछे हट रहे थे और उन्होंने कहा कि हाँ शिवसैनिकों का हाथ है, बल्कि मैं तो कहूंगा शिवसैनिकों की लात है। और ऐसे में उन्होंने जब एक मर्द की मराठा की भूमिका में वो आगे आते हैं, तब जब दाऊद इब्राहिम के द्वारा जो बम विस्फोट किए जाते हैं उसके बाद में जिस तरीके से हिंदुओं की सेवा की जाती है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा टर्नओवर होता है, एक मेकओवर होता है शिवसेना का। और 1986 से 90 तक जब एक विधायक पार्टी में था छगन भुजबल के रूप में, उसके बाद में 18 विधायक होते हैं, एकदम से इस तरीके का मेकओवर होता है कि 1995 में शिवसेना की सरकार बन जाती है। और सरकार बनती है, पहले मुख्यमंत्री बनते हैं मनोहर जोशी, उसके बाद में नारायण राणे। लेकिन यहां पर यह बात भी समझना पड़ेगा, जो लोग कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे और शरद पवार के बीच में बहुत गठजोड़ था, मित्रता थी, ये केवल और केवल ऊपर ऊपर की बातें हैं, इसका कोई खास जो है वो अस्तित्व है नहीं। बल्कि हमें ये मानना ये चाहिए कि शिवसेना जो है वो केवल हिंदुत्व पर टिकी हुई नहीं है, बल्कि शिवसेना ये वो पार्टी भी है जो शरद पवार के विरोध पर भी टिकी हुई है। और कांग्रेस बेसिकली कांग्रेस नहीं बल्कि नेहरू गांधी परिवार, बाला साहब ठाकरे ने हमेशा सोनिया गांधी को एंटोनिया माइनो कहा है, इस बात को समझिएगा, यानी कि उसके विरोध पर भी टिकी हुई है। और शरद पवार जब 1986 में राजीव गांधी उन्हें वापस लेके चले गए थे, 1980 से 86 तक शरद पवार के राजनीतिक भटकाव का दौर था। 86 में राजीव गांधी उन्हें वापस लेके चले गए, अपने 55 विधायक को एक तरीके से शरद पवार ने कांग्रेस में वापस से मिलाया, 88 में वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो जो महाराष्ट्र के एक तरीके से वोटर्स थे, उनको जब ये लगा होगा कि हमने कांग्रेस के विरोध में वोट दिया था, तो वो वोटर्स जो है वो टर्न आउट होते हैं, वो शिफ्ट होते हैं और वो शिफ्ट होकर के एक दूसरी पार्टी में जाते हैं जिसका नाम होता है शिवसेना। तो उस शिवसेना जो हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आती है, एक वो शिवसेना जो शरद पवार के विरोधी के सत्ता में आती है, दो वो शिवसेना जो कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार के अपोज करके सत्ता में आती है, तीन। इन तीनों कारणों को आप छोड़ देते हैं। और शरद पवार ये जानते थे अच्छे तरीके से कि अगर हमें कोई किसी तरीके से सत्ता में आने से किसी ने रोका है बार बार, कौन से ऐसे कारण रहे होंगे शरद पवार के जिनके कारण से वो कभी 10 लोकसभा सीट नहीं ले पाए, कौन से ऐसे कारण रहे होंगे शरद पवार के जिनके कारण से उन्हें कभी महाराष्ट्र में पूरे तरीके से वो दर्जा नहीं मिला। क्या आपको लगता है, हम ये नहीं कह रहे कि किसी का देहावसान होना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाला साहब ठाकरे के बाद में अगर शरद पवार की आज से 10 साल 20 साल 30 साल जब भी शरद पवार का देहावसान होता है, तो क्या उनकी शव यात्रा में बाला साहब ठाकरे जैसी भीड़ उमड़ेगी? चाहे वो राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाते रहे हो, चाणक्य कहे जाते रहे हो, बहुत बड़ा ऑरा उनका गढ़ा जा रहा हो, वो देश के रक्षा मंत्री रहे हो, 2-2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हो, जोड़ तोड़ की राजनीति में प्रखर माने जाते रहे हो, राष्ट्रपति पद के लिए भी उनका
उम्मीदवार के तौर पे एटलीस्ट जो है वो चेहरे के ऊपर विचार किया गया हो, देश की राजनीति में वो लगातार इधर से उधर प्रवास करते रहे हो, एक बड़े सौदागर व्यापारी भी रहे हो, और दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे जो कभी मुंबई से बाहर नहीं निकले, जिनके बारे में ये कहा जाता था, लेकिन बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट रहे। सोचिएगा, क्या आप उद्धव ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कह सकते हैं? नहीं कह पाएंगे ना। जब आप उद्धव ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट नहीं कह पाएंगे, इसका मतलब बाला साहब ठाकरे की हिंदू हृदय वाली सम्राट वाली छवि को शिवसेना से अलग कर करके उद्धव ठाकरे को उससे पूरी तरीके से च्युत कर देना, पूरी तरीके से गिरा देना, दैट इज द पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ऑफ शरद पवार। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार उद्धव ठाकरे की नहीं जा रही है, सरकार शरद पवार की जा रही है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के तौर पे एक ऐसा मुख्यमंत्री था जिसके पास में अपना कोई पोर्टफोलियो तरीके से था नहीं। सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी, और जिस तरीके से पहले सरकार मातोश्री से चला करती थी, इस बार सरकार शरद पवार के यहां से चल रही थी। वर्षा बंगले से निकलने का कारण ही उद्धव ठाकरे का यह था कि सरकार जा चुकी है, अब हम संगठन बचा लें, क्योंकि ये संगठन को जो छगन भुजबल ने जो बगावत की थी, उसके बाद बगावत और भी हुई है। आपको मालूम होगा, नारायण राणे मनोहर जोशी के बाद में जो मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने भी बगावत की थी। पहले उन्होंने खुद की पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस में शामिल हुए, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और आज की केंद्र सरकार में नारायण राणे मंत्री भी हैं, और तीसरी बार राज ठाकरे, जिनको बाला साहब ठाकरे का बेसिकली उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन वो भी कुछ बहुत खास कर नहीं पाए, और धीरे धीरे चाहे उसको चारित्रिक दोष के बारे में बात करें, उनके बारे में जो लोग कहते हैं, हम उसके बारे में कोई खास कमेंट नहीं करते, चारित्रिक दोष के बारे में हम बहुत ज्यादा बात करना भी नहीं चाहते, लेकिन उनके बारे में जो बातें उठती रही हैं, और या फिर इसके अलावा जो उन्होंने मुद्दे उठाए, वो मुद्दे शायद उतने गहमा गहमी में नहीं आ पाए, और उसके कारण से उनका कद छोटा हो गया, ये अलग बात है। लेकिन ये तीनों बगावत बहुत बड़ी बगावत नहीं हुई, क्योंकि भाजपा जूनियर ब्रदर के रूप में हमेशा थी, शिवसेना बिग ब्रदर था, लेकिन वो बिग ब्रदर जिनके कारण से था, द मैन वाज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, जो अब नहीं है, और अब नहीं होने के कारण से अब शिवसेना छोटा भाई हो गई है और भाजपा बड़ा भाई हो गई है, और अब बड़ा भाई ही नहीं बल्कि सबके बड़े भाई हो गई है, और एक ऐसी शक्ति आ गई है जिसके लिए एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये महाशक्ति है जिसका हमारे पास में पीठ पर हाथ है, और इसीलिए एकनाथ शिंदे बात कर पा रहे हैं कि सरकार भी हमारी होगी और संगठन भी हमारा होगा। बहुत सारी बातें और कहना चाहता हूं, लेकिन आज के वीडियो में अभी के लिए इतना ही रखता हूं। अभी के लिए इतना ही समझिएगा, ये सरकार उद्धव ठाकरे की नहीं, सरकार शरद पवार की जा रही है, संगठन उद्धव ठाकरे के हाथ से जा रहा है, जिसको बचाने के लिए वो जितना तरीके से प्रयत्न कर सकते हैं वो करना चाहेंगे, करना चाहिए भी, लेकिन बचेगी या नहीं बचेगी संगठन उनके हाथ में, इसके बारे में एक और वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, बेल आइकॉन एक्टिवेट करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हमें सहयोग करिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।